और एकाएक पिटारा खुलेगा, खुल चुका है किसी पार्टी लेकिन डिस्क्लोज मैं नहीं करूंगा। ये ऊपर वाले ही बोलते हैं प्लीज बी देयर। मतलब हम ये कह सकते हैं आप अपना करते हैं हैं, ये बोल सकते हैं किसी न किसी पार्टी से आपको 100 में टैलेंट आता था। वो तो भैया बता ही दिए, मैंने ये करके दिखाया, वो पुरानी बात है। लेकिन मैं नई बात बताना चाहता हूं। जनता पहले ये जानना चाहती है, आप विधायक प्रत्याशी लिख दिए हैं, क्या किसी पार्टी से बात चल रही है? वही पे आ रहा हूं, तार ठोकिएगा, मैं उसी पे आ रहा हूं। आप सुनिए तो सही। जी देखें, वे काला चश्मा में रहते, इसके पीछे क्या राज है? सर ये तो एयरफोर्स का दिया हुआ है, टोपी भी एयरफोर्स का है, चश्मा भी एयरफोर्स में देता। क्या लगता है काला चश्मा लगा के जो विधानसभा में देख रहा है, इसकी समस्याएं दिख जाएगी? दिख रही है, दिख रही है जी। मैं कल भी बोलते हैं जैसा चश्मा कर रंग वैसी दुनिया दिखती है। नहीं काली मतलब ये बोल सकते हैं कि साफ सुथरी भैया जी टॉक्स है और बिल्कुल दिल में उतर के बात पूछती है और सच्चाई को निचोड़ने का प्रयास करती है, निचोड़ के निकालने का प्रयास करती है। और मुझे महसूस हुआ कि आप देश में जाकर के और सच्चाई को निकाल लिए हैं। आज के युवा भी चाय दुकान पे बैठने लगे और उस महफिल में जब हम भी चाय दुकान पे बैठने लगे थे तो चाय दुकान पे हमने एक पोस्टर देखी। पोस्टर थी चंद्र प्रकाश सिंह की। पोस्टर में चाय पर चर्चा थी। चाय दुकान अगर छोड़ भी दीजिए तो तेघड़ा विधानसभा में अभी अगर आप चौराहे पे खड़े हैं तो वहां भी एक बैनर मिलेगा आपको। बैनर चंद्र प्रकाश सिंह जी का ही रहेगा। उस पोस्टर में बहुत सारे वादे लिखित में किए गए। उन पोस्टर को पढ़ने के बाद जब मैंने उस पोस्टर को पढ़ा तो मुझे लगा एक बार मिलना चाहिए। तो भैया जी टॉक्स आज चंद्र प्रकाश सिंह जी से मिलने के लिए पहुंच गया है। हम आपको बता दें चंद्र प्रकाश सिंह जी जो हैं आर्मी में एक अधिकारी के रूप में वहां कार्य कर चुके हैं, देश सेवा कर चुके हैं। अब शायद समाज सेवा करने के लिए वो सोच रहे हैं। भैया जी टॉक्स में भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत स्वागत है भैया, बैठिए। भैया टॉक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो भैया हम ये जानना चाहते हैं जो एयरफोर्स में आप किस पद पर थे? सर मैं एसएनसीओ था वहाँ पे, सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर जी। और लगभग 20 साल देश की सेवा किया जी। और देश की सेवा करने के बाद में मैं वापस आया बाहर आने के बाद में बैंक में जॉब लगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर था। लगभग 15 साल वहां भी काम किया जी। आप टोटल जोड़ लीजिए तो 20 साल और प्लस 15 साल दोनों सेवा, 35 साल में सेवा करके फिर मैं बाहर आया। अभी पिछले 7-8 साल पहले 2017 की बात है, मैं एक कंपनी खोला हूँ आईक्वांटा बोल के। आईक्वांटा जो है देश की नंबर 1 कंपनी है शिक्षा के क्षेत्र में जी। शिक्षा के क्षेत्र में इसका कोई शानी नहीं है। आप गूगल भी खंगा सकते हैं, देख सकते हैं। लगभग 10,000 से ऊपर पूरे भारत में रोजगार का सृजन हो चुका है हमारी कंपनी आईक्वांटा के द्वारा, जिसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ जी। भैया पहला सवाल तो हम ये करेंगे, चलिए देश सेवा की बहुत अच्छी बात है भैया। फिर भैया वहां से फिर आप एसबीआई में आए, बैंक मैनेजर बने आप, फिर वहां छोड़े। ये भैया अचानक से विधानसभा और फिर समाज सेवा कैसे? समाज सेवा हमारे जहन में ही है, बचपन से ही है। लगभग 92-94 के आसपास की बात है, जब यहाँ पे रेल के पटरी के ऊपर बड़े फ्लैग स्टेशन पे जब वायर बिछा हुआ था तो पहली बार जब मैं 92 में आया छुट्टी लेके, उस समय मैं एयरफोर्स में कार्यरत था। असम सेक्टर में जोरहट एक प्लेस है वहां पे था। तो मैं मित्रों से मिला कि 92 में ये वायर बिछा हुआ है और टाउन फीडर सप्लाई आना है। पहले 12 फीडर सप्लाई था जिसमें 4 घंटे भी सप्लाई नहीं रहती थी, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे या नहीं के बराबर भी, कभी कभी तो 4-4 5-5 10-10 दिन भी लाइट नहीं रहती थी। ऐसी अराजकता की स्थिति एक सिटी में थी। मैं आया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं था, जहाँ पे थे वहाँ बिजली रहती थी, 24 घंटे रहती थी। एयरफोर्स की सेवा कर रहे थे। जब छुट्टी आते थे तो हमें खलता था, 1 दिन 2 दिन में भी हमको इतना खलता था, तो यहाँ की जनता को कितना खलता होगा, ये मेरे को दिल में विचार आया। इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको सुविधा देनी चाहिए जिससे वो महरूम है। 12 फीडर सप्लाई था, 2 घंटे का सप्लाई रहता था। और 3 ब्लॉक, जो बरौनी ब्लॉक 3 है, पटरी के उस पार में है। रेलवे पटरी है अपना बरौनी फ्लैग स्टेशन, उसके पार में। वहां पे 22 घंटे 23 घंटे 21 घंटे 20 घंटे ये सप्लाई रहता था। 18 से 22 तो रहता ही था सप्लाई, और यहाँ पे 2 घंटे भी नहीं रहते थे। तो ये सिचुएशन था। मैं इस सिचुएशन को पार करने की कोशिश किया, अपने दोस्तों से मिला। मैं बोला कि भाई इसका क्या निदान है क्या। 92 में फरवरी में आया था, उस समय लग गया था, तैयार था। अभी मई जून में आया हूँ, एजुकेशन नहीं हो रहा है बिजली का। तो दोस्तों ने बोला भाई आपको पता नहीं है यहाँ का राजनीति बहुत खराब है। जो आपको एजुकेशन दिख रहा है उसमें रेलवे का ऑब्जेक्शन लग गया है, एनओसी लेना पड़ेगा तब जाकर के होगा। और एनओसी को लगाने के लिए, सही करने के लिए, लेने के लिए बड़े बड़े नेता लग चुके हैं।
उस समय माननीय रामजीवन सिंह थे, जो MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और बाकी जो क्षेत्रीय नेता थे वो सब भी लगे हुए थे। चंदा वसूली हुई थी, कुछ 21,000 32,000 के आसपास चंदा वसूली हुआ था। लेकिन वो सब चंदा को डकार लिया गया, खा लिया गया। किसी के पास कुछ भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं जानता हूं कि कौन थे उसमें से। भ्रष्टाचार उस समय ही पनप रही थी, हमको उस समय भी जहन में आया। 92 की बात है। चलो ठीक है, आज नहीं तो कल होगा। चंदा डका दिया, कोई बात नहीं, कोई भी आएगा योद्धा करके दिखाएगा इसको। 93 में आया, फिर वही हाल थी। 1993 की बात कर रहा हूं, फिर भी नहीं हुआ। फिर 94 में जब आया, मैं 2 महीने की छुट्टी मिलती थी हमको एयरपोर्ट से, लगातार 2 महीने इकट्ठा लेता था। 60 + 4 दिन प्रीफिक्स सर्विस मिला के 64 दिन मिलता था हमको। मैं आया तो इस बार सोचा कि भाई नहीं हुआ है काम, इस बार किया जाए। दोस्तों ने बोला अरे क्या बात कर रहे हो, बड़े बड़े नेता लग गए, उनसे नहीं हुआ, आप क्या कर सकते हो, आप तो एयरफोर्स में हो, अधिकारी के रूप में हो, और आप डिफेंस की सेवा कर रहे हो, समाज सेवा कैसे करोगे। मैंने प्रण ठाना, मैं कहीं भी रहूं, देश की सेवा करके आया हूं। जो देश की सेवा कर सकता है, समाज की भी सेवा कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। मैं किस संकल्पित हो गया, दृढ़ संकल्पित होकर के पिटीशन डाला। पिटीशन में पूरा पेज में मेंशन किया, माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार उसमें थे, माननीय 94 की बात है ये, और उनके नाम से लिखा विद्युत कनेक्शन आपूर्ति करने के संबंध में, और पूरा ब्यौरा दे करके 10,000 लोगों से लिखित में उनका नाम, कंज्यूमर नंबर और सिग्नेचर, ये तीनों में कॉलम बना करके चंद्र प्रकाश सिंह, भारतीय वायुसेना, ऐसा बोल के मैं पहुंच गया रामजीवन सिंह के पास पहले। क्योंकि माननीय रामजीवन सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका एक रेफरेंस लेना जरूरी है कि भाई उनके माध्यम से मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने रेफरेंस में साइन किया, हाँ ये काम होना चाहिए, ये काम के बारे में संज्ञान है हमको, हम जानते हैं इसके बारे में, लेकिन अभी तक इसका निदान नहीं हुआ है। और ये भारतीय वायुसेना जो है ये तत्पर हैं समाज सेवा करने के लिए, जहां तक है संभव कोशिश किया जाए और निदान किया जाए। रेल मंत्री से मिला मैं, पूरा सुन लीजिए। रेल मंत्री से मिला मैं, रेल मंत्री ने भी आश्वासन दिया, इतना दिन से कैसे पेंडिंग है, फिर वहां का प्रतिनिधि क्या कर रहा है, प्रतिनिधि को तो सोचना चाहिए, करना चाहिए, उनका ही जवाब था। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, पिटीशन दिया जाए। लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्शन है उसका रीजन क्या है। ऑब्जेक्शन यही है कि 70 फीट ऊंचा पुल है, वो कभी गिरेगा तो रेलवे के पटरी पे गिर जाएगा। तो ये बनाने से पहले तो सोचना चाहिए, प्लान तो पहले करना चाहिए, वो भी तो इंजीनियर ही किया होगा, इसको आइडिया तो लगाया होगा। फिर अचानक ऐसे कैसे, ये ऑब्जेक्शन का कोई बात नहीं है। अगर बेबुनियाद है तो इसका बुनियाद भी बनाना चाहिए। मैं एक प्लान लेके आया हूँ, मैं प्लान समझाया कि 70 फीट ऊंचा है, 15 से 20 फीट पोल उसके साथ में अटैच करके ब्रेजिंग कर दिया जाए। अगर कभी पोल गिरेगा तो 20 फीट ऊपर से नीचे गिरेगा तो लेंथ कम हो जाएगा और पटरी पे नहीं गिरेगा। अब बाकी जहाँ जाल वाल है वो जाल लगा हुआ है, अगर तार गिरे तो जाल पे गिरेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर भी 2 महीना बीत गया लगभग, मैं जो है लास्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चला गया। अंडर 136 आर्टिकल संविधान में निहित है, स्पेशल लीव टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर कुछ ग्रीवेंसेज है, और आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 के तहत भी, ठीक है, जनहित याचिका दायर किया जाता है, ठीक है, संविधान का आर्टिकल 32 जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप जा सकते हैं, और 226 के तहत में हाई कोर्ट जा सकते हैं। एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट लेजिस्लेचर में, चाहे बिहार हो या यूपी हो या कहीं भी, पूरे इंडिया की टोटल 28 राज्य की बात कर रहा हूं। मैं वहां गया, पिटीशन डाल दिया। पिटीशन देख करके वो लोग लाख बगुला हो गए, ये 2 साल से पेंडिंग है, फिर बना क्यों, ये सब बात खूब डिस्कस हुआ। लास्ट में बोला आप जाइए, डिफेंस से हैं आप, सम्मान करता हूं आपको, आप समाज सेवा में आ गए हैं, देश सेवा छोड़ करके आप अपना ड्यूटी ज्वाइन कीजिए और मैं इधर देख लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये था। और जब जवाब आया तो 7 जगह पे जवाब आया, उसमें से एक जवाब नीतीश साहब को आया, ठीक है, दूसरा जवाब मेरे पास आया जो आपका सोनपुर है और हाजीपुर है, वहां पे गया, जो इसका रेलवे का हेडक्वार्टर था, हाजीपुर नया नया बना था उस समय, और विद्युत अभियंता लोकल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी आया। 2 दिन के बाद ही जब आया लेटर, हमारे पास भी आया, गांव वालों को भी पता चला, गांव वालों में खुशी की लहर। कैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंजीनियर, ये सब थे, सब आए हुए थे। चंद्र प्रकाश सिंह से मिलना चाहता हूँ, कौन है, कहाँ है, उनकी वजह से ये काम आज अंजाम पहले मतलब कुछ करके दिखा दिए।
भैया ये काम मैंने करके दिखा दिया है। अब और मैं गांव मैदान की में आना जनता जो हमारे उम्र के हैं, बच्चे लोगों को पता नहीं होगा, पुरानी बात हो गई, 94 की बात है, लेकिन जो पुराने हैं सबको पता है। यस, आपकी वजह से ये काम हुआ, और उस समय हुआ जब आप देश की सेवा कर रहे थे, और उस समय अपने समाज की सेवा की है। मैंने भैया ये पर्चा देखा था चाय दुकान पे, और भी जगह लगा हुआ था, उसमें मैंने देखा चंद्र प्रकाश सिंह आनंद जी विधायक प्रत्याशी। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप खड़ा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, विधायक प्रत्याशी लिख दिए हैं, क्या किसी पार्टी से बात चल रही है क्या? देखिए जी, मेरा काम बोलता है जी, जो फैक्ट है, मैं 1 साल 2 साल से नहीं कर रहा हूँ, मैं 7-8 साल होने वाला है, ये 8वां साल है। और मैं जब एयरफोर्स में था तो भी जो है सेवा किया हूँ, जो आपको पता है, उस पार से इस पार में क्रॉस करवाया हूँ, बिजली का वायर का कनेक्शन दिलवाया हूँ, और 20,000 के आसपास जनता लाभान्वित हुई है। जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ भी बिजली का वही हाल था, और इसके बगल में पंचायत एक है, उसमें वही हाल था। 20,000 जनता को उस समय मैं 2 साल से जो प्रताड़ित हो रहे थे बिजली नहीं आने की वजह से, उसको मैं संभव करके दिखाया हूँ। दूसरी बात, जब भी मैं आता था तो हमेशा कुछ न कुछ सामाजिक कार्य में तल्लीन रहता था। वो तो भैया बता ही दिए हैं, मैंने ये करके दिखाया, वो पुरानी बात हो। हाँ, लेकिन अब मैं नई बात बताना लेकिन जनता पहले ये जानना चाहती है जी, आप विधायक प्रत्याशी लिख दिए हैं, क्या किसी पार्टी से बात चल रही है? वही पे आ रहा हूं, भी ताल ठोकिएगा, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही। जी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं समाज सेवा में तल्लीन हूँ जी, और हमारी जो जान बसती है इस विधानसभा में और बेगूसराय में बसती है, क्योंकि मैं यहाँ का बेटा हूँ, और काम करके दिखाने का जज्बा हमारे में है, हुनर है, और मैं कर सकता हूँ। चाहे एजुकेशन को लीजिए तो किसी से मैं कम नहीं हूँ, कोई भी विधायक खड़ा होगा हमारे से सामने ले लीजिए, चाहे बीएससी हो, एलएलबी हो, बीटेक हो, तमाम डिग्रियां हमारे पास है, तमाम सम्मान हमको मिला है, और वो आदमी आपके समाज में आया है, आपके विधानसभा में आया है, कुछ करने की तमन्ना लेके आया है, और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि मेधा प्रतियोगिता परीक्षा हर साल हम करते हैं, ठीक है ना, और हर साल मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, मोटरसाइकिल तक बांटते हैं हर साल। इस बार भी 2024 में अक्टूबर में 20 तारीख को मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसमें मोटरसाइकिल बटा है, लैपटॉप बटा है, मोबाइल बटा है, आप इंक्वायरी कर लीजिए, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 पैसा नहीं लिया गया। आप पूछे किसी से पैसा लिया क्या? नहीं। तो समाज सेवा हमारे जहन में है, और मैं करने का मादा रखता हूँ, और जो यहाँ का जन समस्या है बहुत खराब है, बहुत खराब है, इतना खराब मैं सोचा नहीं था कि इतना खराब हो सकता है, और मैं आशा करता था कि भाई कोई न कोई जांबाज आएगा, कोई न कोई योद्धा आएगा और इसको करके देगा, लेकिन मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ, वो आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, तो कोई करेगा कौन? हु इज दैट पर्सन हु विल डू दिस? कौन कर सकता है? कोई न कोई एक योद्धा आना चाहिए। इसलिए मैं ताल ठोक के मैदान में आया हूँ, चाहे मेरे को पार्टी का टिकट मिले किसी से या नहीं मिले, जनता मेरे को चुनेगी। जनता ने बोला कि भाई आप एयरफोर्स रिटायर्ड है, समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो आप जो है सो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? चुनाव लड़के एक विधानसभा में जा करके इन लोगों का क्यों नहीं कल्याण करते? ये जनता का डिमांड है, मेरा डिमांड नहीं है। और आपको बता दूं कि आप समझ रहे हैं कि मैं प्रत्याशी हूं और मैं इंडिपेंडेंट लड़ने वाला हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चुपचाप हूँ, शांत हूँ, और सारा रिकॉर्ड ऊपर जा रहा है, और एकाएक पिटारा खुलेगा, खुल चुका है किसी पार्टी से, लेकिन डिस्क्लोज मैं नहीं करूंगा। ये ऊपर वाले ही बोलते हैं, प्लीज बी देयर। मतलब हम ये कह सकते हैं ना, आप अपना करते भैया जी टॉक्स पे ये बोल सकते हैं किसी न किसी पार्टी से आपको 100% वो बट नेचुरल है, और बड़ी पार्टी से होगी, छोटी मोटी पार्टी क्यों होगी, बहुत बड़ी पार्टी होगी जिससे जीत सुनिश्चित है, ऐसी पार्टी से मैं मिलने। चंद्र प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं जो कोई बड़ी पार्टी से एक पिटारा खुलेगा, और तेघरा विधानसभा में टिकट की उम्मीद आप रखते हैं किसी बड़ी पार्टी से? उम्मीद ही है, उम्मीद क्या गारंटी है। अच्छा भैया, ये अधिकतर आपको हम देखते हैं, जहां भी देखें या पोस्टर में देखें, वह काला चश्मा में रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? सर ये तो एयरफोर्स का दिया हुआ है जी, टोपी भी एयरफोर्स का है जी, चश्मा भी एयरफोर्स में देता। क्या लगता है काला चश्मा लगा के जो विधानसभा जो है तेघरा, इसकी समस्याएं दिख जाएगी? दिख रही है, दिख रही है जी। मैं कल भी लोग बोलते हैं जैसा चश्मा का रंग जी, वैसी दुनिया दिखती है। नहीं, काली नहीं दिखती है जी, काली तो है जी, करतूत काली है जनप्रतिनिधि का जी, जो समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन इस चश्मे में
मैं सब कुछ देख रहा हूँ। वैसे चश्मे और टोपी में बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये हैं। बड़ा गर्व की बात है, इंडियन एयरफोर्स लिखा भी हुआ है। जी जी जी। और वहाँ पर अधिकारी रह भी चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं। जी भैया, हमारा उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। आपने लिख के ये दिया है। जी जी। लोग तो बोलते हैं जी, और बोलने पे भरोसा कम होता है, लिखतम पे ज्यादा भरोसा होता है। जी। क्या लगता है, स्वरोजगार आप कैसे दे दीजिएगा? जी, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है। पहले तो रोजगार की बात देखिए, जी। सबसे बड़ी बात क्या है, और रोजगार की अगर आप बात करते हैं तो मेरा सवाल ये भी होगा, पेप्सी प्लांट खुला और भी यहाँ पे जो फैक्ट्री वगैरह या जो भी आप ले लीजिए है, वहाँ यहाँ के लोगों को एक मजदूर के रूप में नहीं रखा जाता है। बिल्कुल सही बड़े पद की बात छोड़ दीजिए आप, तो पहले आप स्वरोजगार को क्लियर कीजिए और फिर ये बताइए जहाँ रोजगार नहीं मिल रहा वहाँ स्वरोजगार दे रहे हैं। पहली बात तो रोजगार की बात किया जाए, मैं इससे पहले ही आपको बता चुका हूं कि पूरे भारत में 10,000 रोजगार दे चुका हूं, और छोटा मोटा पोस्ट नहीं, डायरेक्टर का पोस्ट, सीईओ का पोस्ट आईक्वेंटा के माध्यम से पूरे भारत में। आपको पता होना चाहिए कि आईक्वेंटा कंपनी जिसका मैं डायरेक्टर हूं, पूरे देश में सीईओ दे चुका है। कितना? 10,000 से ऊपर। मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब बॉस होता है, समझे, वो हमारी कंपनी दे चुकी है। और डंके की चोट पे है ये, आप गूगल खंगाल लीजिए, 31,000 प्लस IM कॉल्स आए हैं। और 19 नवंबर का जो रिजल्ट आया कैट का, कैट क्या होता है जानकारी होना चाहिए आपको, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और मैं यहाँ जो घूमता हूँ ना, तो बिहार में कैट के मीनिंग जानते ही नहीं कोई, शायद आपको भी पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है। और मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूं जहां कैट से बच्चे निकलते हैं, IM में ज्वाइन करते हैं। IM भी पता होगा शायद आपको। नहीं, कैट से तो भी हमको इतना पता है, कैट एक ऐसी परीक्षा है जिसको पास करके MBA बेहतर कॉलेज से, जो हमारे देश के सबसे बड़े कॉलेज IM कहलाता है, IM अहमदाबाद ले लीजिए, IM और भी बहुत सारे हैं, अभी तो मुझे याद है एक ही, तो वैसे उसमें एडमिशन मिलता है कैट के माध्यम से, इतना मुझे जानकारी है। तो कैट का परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। जिस तरह से IAS होता है, IPS होता है, और जैसे और भी हैं इनकम टैक्स वाला, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा है। इसमें मैथ का जो है, LRDI का है, रीजनिंग का है, और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक अछूता है बिहार के लिए। और आपको बताते चलूं कि बिहार के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जो कम्पिटिटिव माइंड रखते हैं, जो IAS PCS क्रैक करने का तमन्ना रखते हैं, उसके लिए भी व्यवस्था हम कर रखे हैं। और नॉट ओनली दैट, कैट के लिए भी मैं खुला उनको बुला रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आइए, मेरे साथ जुड़िए, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कैट परीक्षा की तैयारी कराऊंगा, एक पैसा भी नहीं लूंगा, कैट क्रैक करके दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिले, इसके लिए क्या करना है? यहाँ के रोजगार के लिए पहली बात तो आईक्वेंटा बोला एक कंपनी है, हमारी 2 कंपनी और है, सिक्योरिटी में भी है, जैसे यूसेफ एक्शन फोर्स है, एक CPS एक्शन फोर्स है, वो भी कंपनी है। उसमें मैं 500 आदमी को कम से कम बेगूसराय में रोजगार दे चुका हूँ, और पूरे भारत में 5,000 से ऊपर रोजगार दे चुका हूँ उस कंपनी के माध्यम से। और जॉब सीजन की जहाँ तक बात है, लगभग 1,000 सिलाई मशीन जो विधवा है या मजमून है या गरीब महिला है, उसके लिए मैं सिलाई मशीन बांटने जा रहा हूँ, और साथ में उसका ट्रेनिंग भी देने जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग मान लीजिए वैसे भी संपर्क अगर आपसे करेंगे, अगर आप विधानसभा में खड़े होते हैं और जीत भी जाते हैं, स्वरोजगार के नाम पे अपना बिजनेस करना है, अगर अपना बिजनेस करना है, हाँ, तो अपना बिजनेस नहीं करना, बिजनेस बड़ी है हमारी। अच्छा, नहीं, वो खुद अपने पैर पे खड़े होने के लिए आएंगे। जी, तो मैं उसके लिए आप क्या मदद कीजिएगा? एक एग्जांपल दिया ना जी, महिलाएं हैं, उनको 1,000 सिलाई मशीन दूंगा, पहले उनको ट्रेनिंग दे दूंगा, ट्रेनिंग के बाद में उनको सिलाई मशीन दूंगा, ठीक है ना। और वो स्वरोजगार की योजना जो सफल होगी, उसमें वो अपना सीख सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरी बात इसी से अटैच है, मेरे बड़े बड़े कंपनी से टाइप है, जो कपड़े सिलते हैं वो बड़े पैमाने पे सिला जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा हब नहीं है। आप सूरत जाते हैं या कोलकाता में भी है या डिफरेंट कानपुर में भी है, ऐसा है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोल करके और बृहद पैमाने पे स्वरोजगार की दिशा में कोई कदम है ही नहीं। ये बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत सारा बड़ा हब बन जाएगा, और कम से कम हजारों महिलाएं उसमें जॉब को प्राप्त करेंगी, वो स्वरोजगार होगा, उनको सैलरी मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगा जी। बाकी यहाँ अगर जैसे मेरा सवाल था, जो यहाँ के लोग पेप्सी प्लांट में नौकरी नहीं मिल रही, जी, मैं उस पर आता हूँ। अभी मैं पूरा सर्वे कर रहा था, तो अपने पास सिर्फ पेप्सी प्लांट ही नहीं है,
रिफाइनरी भी है, फर्टिलाइजर है, बिल्कुल है, इलेक्ट्रोकार्बन है, न्यू कार्बन है। यहीं के लोगों को दिक्कत क्यों हो जाती है? यहाँ का दिक्कत का वजह है डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, वो होना चाहिए। डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं होने से कोई भी बाहरी आकर के 80% बाहरी है, 20% ही अपना है। तो अपने घर में फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, यहाँ पे अपने लोगों को क्यों नहीं रोजगार मिले? 100% नहीं तो कम से कम 80% अपने लोगों को, 20% बाहरी लोगों को। इसके लिए मैं आवाज उठाने जा रहा हूँ और ये आवाज उठेगी और इसको मैं सुनिश्चित करके दिखाऊंगा। तेघरा विधानसभा में भैया और लोग भी दावेदारी ठोक रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से ठोक रहे हैं। अपने आप को कितना मजबूत समझ रहे हैं? अगर किसी बड़े पार्टी से टिकट मिलती है तो, और नहीं अगर आप निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं तो, दोनों में देखिए, दोनों स्थिति में मैं मजबूत हूँ। अगर कोई बड़ा पार्टी हमको लेता है तो उनका भी सौभाग्य होगा, उनको भी एक सीट चाहिए, यहाँ से जीत सुनिश्चित सीट, और मैं उनको सुनिश्चित करके दूंगा। और अकेले भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। मैं जो है सो ऐसा नहीं हूँ कि मैं अचानक आ गया हूँ, बुलबुले की तरह नहीं आ गया हूँ या गोबर छत्ते की तरह नहीं खड़ा हूँ। 7-8 साल का मेरा अनुभव है, मेहनत है, तपस्या है इस समाज के लिए, और समाज के लोग जान गए हैं कि करने वाला मादा यही रहता है। मैं जनता के बीच में भी गया कि भाई जब इलेक्शन का टाइम आएगा, नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, तो जनप्रतिनिधि अचानक आना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी तैयारी करेंगे। ये तो बना ही नहीं है, सिर्फ ताल ठोका मैं खड़ा हो रहा हूँ, और काम इसका शुरू है, जनता से मिलना शुरू है, हर जनता से मिल रहा है, हर घर दौरा शुरू है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो जनता के बीच में गया है। वो तो आते नहीं, ये तो आता है, वो करते नहीं, ये तो करता है। इसमें भैया एक लिखा हुआ है जो आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी, इसके पहले भी आप इसके बारे में बता चुके हैं जी। मेरा एक सवाल रहेगा, आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए आप व्यवस्था यहाँ बेगूसराय में कीजिएगा, तेघरा विधानसभा में कीजिएगा, तो भैया आपको लगता नहीं है जो आईएएस पीसीएस से पहले 12th है जी, जो बच्चा 10th करने के बाद कोटा और पता नहीं पटना, एसएससी के लिए भी पटना सब लोग जा रहे हैं, तो लगता नहीं उससे पहले कुछ में 10th 12th के लिए कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जो बाहर आफ्टर 10th के बाद ही बच्चा जाना रुक जाए जी, बच्चे बाहर ना जाएं? वही प्लान है जी। देखिए, सबसे पहली बात आपको पता होगा, नीति आयोग ने पूरे बेगूसराय को पूरे भारत में 112 जिला में चिन्हित करके टॉप पे दिलाया है शिक्षा का अलग जगाने में। और शिक्षा का अलग जगाने में पिछले 7 साल से मैं लगा हूँ, और घर घर, गांव गांव, गली गली और इवन स्कूल में जाता रहा हूँ पूरे 8 साल से, और हर बच्चे से क्विज टेस्ट करा करके और उनको बड़ा से बड़ा इनाम दे रहा हूँ, और शिक्षा का अलग जगा रहा हूँ। और आज जो शिक्षा का अलग जगह है किसी और के माध्यम से, ये मेरा बहुत बड़ा प्रयास है, जो अखबार में भी आया है, न्यूज में है, नीति आयोग ने भी सराहना किया है, और 3 करोड़ रुपया फंडिंग किया जा रहा है, पता है, इस बेगूसराय जिला के लिए, कि आप आगे बढ़िए, आप अच्छा कदम उठा रहे हैं, एप्रिसिएशन मिल रहा है, 3 करोड़ रुपया को आप इन्वेस्ट कीजिए शिक्षा के क्षेत्र में। और वो मैं मादा रख रहा हूँ कि एक फ्री एजुकेशन हब बनाने वाला हूँ शिक्षा के लिए, और उसमें नॉट ओनली कंपटीशन को क्रैक करने की बात होगी, हम देख रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, चाहे बगल में स्कूल है, आसपास जहाँ भी गया हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ खिचड़ी बनता है, या खाना बनता है, और मैं ध्यान दिया हूँ, उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि बच्चे खाने का इंतजार करते हैं, पढ़ाई का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ना है बोल करके। कब बन गया खिचड़ी, कितना देर लगेगा, चलो खाना बनाने में भी 2 आदमी 3 आदमी काम कर रहा है, बच्चे सब उसमें लगे हुए हैं, समझे, और देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, कितना देर बनेगा, और तुरंत थाली उली ले करके खा पी के ढन करके छुट्टी हो जाता है। ये शिक्षा का माहौल है बिहार का, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, मैं इसको लाइक नहीं करता, इसमें सुधार लाने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सुविधा देना घर में दे दीजिए, उसके मम्मी है, उसके पापा हैं, वो खाना बनाएंगे, बच्चों को सेवा देंगे, और पढ़ाई का बात पढ़ाई क्या स्कूल में होगा, वहाँ पे खाना नहीं होना चाहिए। इस वजह से भी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, बच्चे का पढ़ने पर ध्यान नहीं है, खाने पर ध्यान है। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, भैया जी टॉक्स पे आके कैसा लगा? भैया जी टॉक्स बहुत मतलब ये बोल सकते हैं कि साफ सुथरी भैया जी टॉक्स है, और बिल्कुल दिल में उतर के बात पूछती है, और सच्चाई को निचोड़ने का प्रयास करती है, निचोड़ के निकालने का प्रयास करती है। और मुझे महसूस हुआ जी कि आप डेप्थ में जा करके और सच्चाई को निकाल लिए हैं, और आपके पास सच्चाई पहुंच चुकी है। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं बता दूं, ब्लैक चश्मा और ब्लैक टोपी में
बहुत अच्छे दिखते हैं। बहुत और उससे धन्यवाद। ज्यादा गर्व होता है जब इंडियन एयरफोर्स लिखा हो टोपी पे जी, और सर पे जब टोपी चढ़ाओ जी, तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत गर्व भी होता है जी। देखने वालों को भी और पहनने वालों को भी। बहुत इस वीडियो को धन्यवाद यहीं सर। रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ना किसी बेहतरीन शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल के लिए जय बिहार, जय बेगूसराय, धन्यवाद।